ये दूसरी बात थी कि उसके छोड़े हुए जुमला असासे इसकी लूटी हुई दौलत का अशरे अशीर भी नहीं थे। अपने असल मकीनों से महरूम इस तारीक मकान में घूमते हुए जरा सी देर के लिए मेरी ज़हनी रो बह गई थी। मेरे वतन में एक तरफ अव्वल खान जैसे जां फरोशों की कलील सी तादाद थी जो अपनी जाने हथेली पर लिए हर लम्हा इस मुल्क के मफाद और इज्जत व आबरू के लिए बेखौफी से लड़ रहे थे और अपने मुकद्दस लहू से इस पाक मिट्टी की आबियारी कर रहे थे। और दूसरी तरफ चोर, डाकू और लुटेरे थे जो तरह तरह के रूप धार के दोनों हाथों से मुल्क के वसाइल को लूट रहे थे, मगर इन पर कोई कदगन नहीं थी। घरों में डाके डालने और राजधानी करने वालों को तो फिर भी पुलिस की दखल अंदाजी का खौफ लाक रहता था, जो गिरफ्तारी या फिर हिस्सादारी के लिए शहर शहर और नगर नगर इनकी बूझ सूंघती फिरती थी। लेकिन कौमी डाकुओं का मुअज्जज तबका बिल्कुल बेखौफ था। वो लाखों की नहीं करोड़ों की डकैतियां करते थे और फिर भी इन पर उंगली उठाना मुमकिन नहीं था। वो राशि, खाइन और बददियानत अफसरों, सनतकारों और सियासतदानों का टोला था जो हर लम्हे कौम की शहरग से खून चूस रहा था और सरदार वजाहतुल्लाह इसी टोले का एक रुकन था। इन्हीं ख्यालात की रूह में मेरा पैर एक वजनी मेज के पाए से टकराया और मेरे ख्यालात की रूह फौरन बदल गई। वह वसी तर मुल्की और कौमी मामलात पर दिमाग सोजी करने का वक्त नहीं था। इस वक्त हम एक शातिर दुश्मन के खिलाफ मैदान जंग में उतरे हुए थे। इसके मुकाबले में हमारी जरा सी लग्जिश हमें तबाह कर सकती थी और फिर रास अलमेडा के हवारियों से हमारी कोई जाती दुश्मनी नहीं थी। हम वो लड़ाई भी मादरे वतन के लिए लड़ रहे थे। मुकाबला किया जाता तो रास अलमेडा हर एतबार से सरदार वजाहतुल्लाह से कहीं ज्यादा बड़ा दुश्मन था। मैंने ख्वाबगाहों समेत कुल 5 कमरे देख डाले। मैंने ये बात खास तौर से नोट की कि 2 ख्वाबगाहों में मुनक्कश और कीमती टेलीफोन मौजूद थे, मगर इनके तार इस तरह कटे हुए थे कि वहां तक आने वाली लाइन का कोई सुराग बाकी नहीं छोड़ा गया था। मैंने छठे दरवाजे में कदम रखा तो मेरी तवज्जो खुद ब खुद उस सुर्ख नुक्ते पर मरकूज होगी जो कमरे के गोशे में फर्श से कदरे बुलंदी पर रोशन था। वो सुर्ख रोशनी इतनी मध्यम थी कि टार्च रोशन होते ही मादूम सी महसूस होने लगी। मैंने आजमाने के लिए टार्च बुझाई तो सुर्ख नुक्ता अपनी जगह पर रोशन था। रोशनी में देख चुका था कि रोशनी का मखरज किसी किस्म का खून ही था। मैं दोबारा टार्च रोशन करके तेजी से उस तरफ बढ़ता चला गया। वो कार्डलेस टेलीफोन सेट का बेस स्टेशन था जो पिछली और फोन की लाइन से मुंसलिक होने के सबब पूरी तरह फाल था, लेकिन इस पर बने हुए मखसूस खांचे में इस सेट का हैंड सेट मौजूद नहीं था। मेरे ज़हन में रोशनी का जमाका सा हुआ। पूरी सूरत हाल मेरी समझ में आ गई थी। मैंने सेट का खुला हुआ एरियल बंद किया और बटनों को जरा भी छेड़े बगैर पूरी एहतियात से जायजा लिया तो उसके पहंदे पर उभरी हुई तहरीर से इंकशाफ हुआ कि वो लासिल्की टेलीफोन सेट 500 मीटर की रेंज का था। इसका मतलब यह था कि बेस स्टेशन से तार के किसी कनेक्शन के बगैर हैंडसेट के जरिए इस मकाम से 500 मीटर के फासले तक वह फोन पूरी तरह इस्तेमाल किया जा सकता था। मैंने गहरा सांस लेकर वो ऑपरेटर्स वापस रख दिया। वह कोई अजूबा नहीं था। इस जमाने में ऐसी लासिल्की सेट बाजारों में भरे हुए थे, लेकिन इसका मुजरिमाना इस्तेमाल मेरे लिए अनोखा था। ऑपरेटर्स पर एक बटन मौजूद था जिसे दबाकर हैंडसेट वाले को मुतवज्जा करके उससे इंटरकॉम जैसी सहूलत से बात की जा सकती थी, लेकिन मैंने उसे हाथ नहीं लगाया। जान को शुबा भी हो जाता कि कोई इस बेस स्टेशन तक पहुंच चुका है तो खेल बिगड़ सकता था। जान वाकई बहुत चालाक मुजरिम था। उसने मामूली सा शोबदा इस्तेमाल करके हम लोगों को शदीद उलझन और बेयकीनी में मुब्तला कर दिया था। बात सिर्फ इतनी सी थी कि सरदार वजाहतुल्लाह के वीरान मकान से 500 मीटर निस्फ कुतर के दायरे में कोई ऐसा शख्स रहाइश पजीर था जो जान और रास अलमेडा का मुतमद्दे खास बल्कि मददगार था। इसे मालूम था कि सरदार वजाहतुल्लाह गिरफ्तारी के खौफ से घर छोड़कर बैरून मुल्क फरार हो चुका था। इसने मुजरमाना राजदारी के साथ खाली घर में घुसकर फोन की फाजिल लाइनें मुनक़ता की और एक मकाम पर कार्डलेस फोन का सेट छोड़ने के बाद हैंडसेट अपने साथ ले गया था। इस तरह उसे अपने घर में रहते हुए सरदार वजाहतुल्लाह के फोन पर मुकम्मल तसर्रुफ हासिल हो गया था। हैंडसेट की बैटरी चार्ज करने के लिए अलग से मुतबादल बंदोबस्त करना दुश्वार काम नहीं था। वो घर बैठे इस फोन से कहीं भी बात कर सकता था और हमारे साथ यही होता रहा था। जान को पूरा यकीन था कि फोन नंबर के सहारे इसका सुराग नहीं लगाया जा सकता, इसीलिए वो बेखौफी से मुझे फोन करता रहा था। फोन नंबर ट्रेस होने के बाद सरदार वजाहतुल्लाह का मकान एक संगीन रुकावट बनकर सामने आ गया था। जान की असल कमीनगाह का खोज लगाने के लिए इस लासिल्की ऑपरेटर्स की रेंज में वाक़े हर मकान का जायजा लेना नागुज़ीर हो गया था। मकानों के वसी रकबे के बावजूद वह तादाद कई सौ मकानों पर मुश्तमिल हो सकती थी। वाक़यात की कड़ियों को यकजा करने की कोशिश में मैंने ये नतीजा अखज़ किया कि प्रिंस सागा को छमिया तक पहुंचाने के बाद सनी रुपोश हुआ तो रास अलमेडा पूरे इत्मीनान से कश्मीर रोड वाले मकान में फरोकश था। सागा को इसी मकान का नंबर मालूम था जो उसने वीरा को बताया था। इस वक्त तक हमने रास अलमेडा के ठिकाने पर चढ़ाई नहीं की थी। सनी ने वहां फोन किया तो रास अलमेडा और जान ने एक पिटे हुए मोहरे को अपने पास बुलाने का खतरा मोल लेने के बजाय इसे मफरूर सरदार के खाली मकान में चुप कर इंतजार करने की हिदायत की। बाद में हालात ने इतनी तेजी से पलटा खाया कि रास अलमेडा हमारा कैदी बन गया
और जान वीरा को अगवा करके अपने इसी हमदर्द के ठिकाने पर पनाह लेने पर मजबूर हो गया, जो पहले से सरदार के फोन पर काबिज और मुतसरिफ था। मुझे यकीन था कि जान सनी को भूला नहीं होगा। वीरा और रास अलमेडा के तबादले के किस्से को किसी नतीजे तक पहुंचाने के बाद वो जरूर सनी तक पहुंचने की कोशिश करता और हमारे चुंगल में आ जाता। जान ने वीरा और रास अलमेडा के तबादले के लिए मुझे रात 10 बजे तक की मोहलत दी थी। मैंने इस्तरारी तौर पर अपनी रिस्ट वॉच का जायजा लिया तो सुइयां 8:15 बजा रही थी। अगर मैं मुकर्रर वक्त पर फ्लैट में रहकर जान का फोन वसूल न करता तो मायूसी की हालत में वीरा को कोई नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा सकता था, जबकि उसे पकड़ने के लिए इन्हीं औकात में मेरा सनी के करीब रहना भी जरूरी था। वो नई सूरत हाल सामने आने के बाद मैं तजब्जब बल्कि बेयकीनी में मुब्तला हो गया था। इस बारे में मेरे लिए सबसे ज्यादा तकलीफ से बात ये थी कि अव्वल खान के आदमी की इतला के मुताबिक वो मकान 2-3 माह से यूं ही वीरान और गैर आबाद पड़ा हुआ था। इसके सारे मकीन मुल्क से फरार हो चुके थे। ऐसी सूरत में बिजली और फोन के बिलों की बाकायदा अदायगी का कोई इम्कान नहीं था। नादहिंदगी के बावजूद वहां उन दोनों सहूलतों का बरकरार रहना नाकाबिले फहम था। शहर के मुतमव्विल लोगों की इसी बस्ती में बिजली और फोन के महकमों की फ्याजी का यह आलम था और शहर के मुतवस्सित और गरीब इलाकों में इन्हीं महकमों की सख्ती का यह आलम था कि चंद 100 रुपए को बिल की अदायगी में 2 माह की ताखीर होते किसी नोटिस का बगैर अपने सारिफीन की फोन या बिजली की सहूलतें मुनक़ता करके उसे अपने दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर कर देते थे। शायद इसकी वजह यही रही हो कि ऐसी शहरी सहूलतें फराहम करने वाले इदारों के जिम्मेदार एहलकार शहर के उमराव रुआसा के असर रसूख से खौफसदा होकर इन्हें छेड़ने से गुरेज करते हों। लेकिन इनकी ये पहलू तही जहां शहरियों में तबकाती नफरत को फरोग देने का बायस बन रही थी, वहीं रास अलमेडा और जान जैसे खौफनाक मुल्क दुश्मनों को मजबूत सहारे फराहम कर रही थी। वहीं खड़े खड़े मुझे ख्याल आया कि जान और वीरा से जब भी फोन पर मेरी बात हुई, इनकी आवाजें बिल्कुल साफ और बहुत वाज़ेह थी। मेरी मालूमात के मुताबिक घरों में बेशतर लासल की आलात अपने सुरात में दी गई इंतहाई रेंज पर अव्वल तो काम ही नहीं करते और करते हैं तो कारकर्दगी बहुत नाकस होती है। दुरदीवार तामीरी रुकावटों और टेलीविजन वगैरह के नशरियाती खलल की वजह से इनकी अमली रेंज बहुत घट जाती है। इस हिसाब से हमारी तलाश का दायरा 500 मीटर के वसी निस्फ कुतर से घटकर 200-250 मीटर भी हो सकता था। वो ख्याल आते ही मैं तेजी से वापस चल गया। इस नजरिए की रोशनी में मुश्तबा मकानों की तादाद सैकड़ों से घटकर बहुत कम रह जाती थी और इस पर काम फौरन शुरू किया जा सकता था। मैं अव्वल खान के पास पहुंचा तो वहां की सूरत जूं की तूं थी। इस घर में 500 मीटर रेंज के एक कॉर्डलेस फोन का बेस स्टेशन मौजूद है। मैंने सामना होती अंग्रेजी में अव्वल खान को इतला थी, मगर उसका चेहरा सपाट रहा। लम्हा भर बाद उसने कदरे हर से कहा, इसमें क्या खास बात है? आजकल तो कॉर्डलेस है फोन तकरीबन हर बड़े घर की जरूरत बन चुके हैं। लोग अपनी कॉल वसूल करने के लिए फोन तक जाने की जहमत से बचने के लिए इन्हीं पर इन्हिसार करने के आदी होते जा रहे हैं। ये मुझे भी मालूम है, मैंने खुश्क लहजे में कहा। हमारे सामने एक बड़ा सवाल का निशान था कि जान इस घर का फोन इस्तेमाल कर रहा है तो खुद यहाँ क्यों मौजूद नहीं है। मेरा ख्याल है कि मुझे इस सवाल का जवाब मिल गया। ओह, अव्वल खान के दहाने से तहय्युर ज़दा आवाज बरामद हुई। 500 मीटर का कॉर्डलेस फोन, इसका मतलब है कि इसी इलाके के वो किसी और मकान में दुबका बैठा है और हम यहाँ झक मार रहे हैं। तुम्हें मालूम है कि यहाँ एक कमरे में नई वजह का फोन है। मैंने सनी से मुखातब होकर उर्दू में सवाल करना चाहा, लेकिन वो मेरी बात पूरी होने से पहले ही बोल उठा, ये कॉर्डलेस हमारे बहुत से कोठों पर मौजूद हैं। वो कह रहा था, नशे में धुत तमाशबीन जब उठने के काबिल नहीं रहते तो अपनी जगह पर बैठे बैठे अपने घर वालियों को फोन पर कोई कहानी सुनाने के लिए यही मांगते हैं। पता नहीं तुम लोग इस आम सी चीज को इतनी अहमियत क्यों दे रहे हो। फोन पर गोरे के चौकीदार ने भी खास तौर पर हमसे कहा था कि हम इस नाजुक फोन को हाथ भी न लगाएं। क्या खास बात है इस अल्लाह मारे कॉर्डलेस में? मुझे इसके सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं थी। मेरे लिए इतना ही काफी था कि उसके बयान ने मेरे खदशात की पूरी तस्दीक कर दी थी और हमें काम जारी रखने के लिए एक नई समत मिल गई थी। अब तुम इसके साथ जो सदुक चाहो कर सकते हो। मैंने अव्वल खान से कहा, सागा की पहरेदारी करने वालों पर पहली गोली तुमने चलाई थी और तुम ही पेश थे। अव्वल खान ने उसे कहर बार नजरों से घूरते हुए तायद तलब सफाकाना लहजे में कहा, वो ठीक है कि इन दोनों को हम ही वाले गए थे, लेकिन हमें ये याद नहीं कि पहली गोली किसने चलाई थी। इस वक्त हम तीनों घबराए हुए थे। मरने वाले का बदला तुम हमसे नहीं ले सकते। STF के आदमियों की अहमियत से मैं अच्छी तरह वाकिफ था। इनमें से हर एक बरसों तजर्बे की भट्टी से गुजरने के बाद कुंदन बनता था। इनमें से हर एक की जान बहुत बेशकीमत थी, लेकिन सनी जैसे जनाना सिफ्त शख्स की चलाई हुई एक ही गोली इस असासे को तबाह कर सकती थी। सरवर के साथ यही हुआ था। मुझे अंदाजा था कि सरवर की नागाहानी मौत का सदमा अव्वल खान के जहन पर मुसलसल तारी था। वह अपने आदमियों को किसी शफीक और मेहरबान बाप की तरह अपने साए में रखता था। इनकी हर तकलीफ को अपनी तकलीफ समझता था। इसी वजह से वो लोग इसके एक इशारे पर अपनी जानें देने के लिए तैयार रहते थे। अव्वल खान अपने ऐसे किसी जान निसार के कातिल को कैसे मुआफ कर सकता था? वो खामोश खड़ा सर्द और बेरहम निगाहों से सनी को घूरता रहा। उसकी निगाहें सनी के वजूद को छेदती हुई सरसहमा कर रही थी। सनी ने सिर पटाकर अव्वल खान से नजरें चुरा ली और बुखलाए हुए लहजे में मुझसे बोला, तुम्हारा ये साथी हमें ऐसी निगाहों से क्यों घूर रहा है? ये कुछ दीवाना सा मालूम होता है। ये बहुत फर्जाना है। मैंने धीरे से कहा,
तुम्हारे मकतूल के खून की छींटों ने इसे दीवाना बनाया हुआ है। अब तुम वार करने का मौका खो चुके हो, तुम्हें इंतकामी वार को रोकना होगा। मुझसे बात करो। अव्वल खान ने अपना पिस्तौल जेब में रखकर सनी की तरफ बढ़ते हुए कहा, इस मामले में डैनी फरीक नहीं है। तुमने मेरा आदमी मारा, अब मैं तुम्हारा नरखरा चीरूंगा। सनी दहशत ज़दा होकर उल्टे कदमों पीछे सरकने लगा। पसपाई इख्तियार करने के साथ साथ वहकलाते हुए कह रहा था, तो तुम हमें हमें नहीं मार सकते, ये जुर्म होगा, तो तुम्हें फांसी हो जाएगी। फांसी की ऐसी की तैसी। अव्वल खान ने भन्ना कर यह फिक्रा अदा करते हुए तेजी से पेशरफ्त की और पूरी कुव्वत से सनी के पेट में मुक्का रसीद कर दिया। सनी के हल्क से ऊक की बुलंद आवाज निकली और वह अज़ियत से दो रहा हो गया। अव्वल खान ने उसकी झुकी हुई कमर पर दोनों हाथ मिलाकर अगली जर लगाई और वो टकराता हुआ मुंह के बल नीचे ढेर हो गया। उसके गिरते ही कालीन में से एक बारीक रेत का गुबार फिजा में बुलंद हुआ। इस रेत ने सनी के नथनों के जरिए सांस की नाली में दाखिल होकर ऐसी सोजश पैदा की कि इस पर बेतहाशा छींकों का दौरा पड़ गया। वो बड़ी खरबनाक सूरत हाल थी। सनी यकबयक दौरे आजाब में मुब्तला हो गया था। उसे नीम जान करने के लिए अव्वल खान की लगाई हुई 2 मुसलसल जरबात ही क्या कम थी कि इस पर छींकों का कहर मुसल्लत हो गया था। हर छींक और बदन के झटके से कालीन के रुएं में से गर्द का एक नया मरगोला उसके नतनों में दाखिल होकर छींकों को तारीख दे रहा था। उसे छींकों के खुद रू अताब में मुब्तला देखकर अव्वल खान का इश्तियाल कदरे कम हो गया और वह सनी के सर पर मुसल्लत रहकर उसके उठने का इंतजार करने लगा। मेरी नजरों में सनी की कोई अफादियत नहीं रही थी, इसलिए मैंने अव्वल खान की कार्रवाई पर गैर जानबदार रहने का फैसला कर लिया। इस वक्त मेरा ज़हन बहुत तेजी के साथ नई सूरत हाल का तजिया करने में मसरूफ था। मुझे इस अमर में कोई शुबा नहीं था कि जान ने वीरा और रास अलमेंडा का कजिया तय होने तक के लिए सनी को इस सुनसान और तारीक मकान में मैसूर होने का हुक्म दिया था। 10 बजे वो फ्लैट पर फोन करता तो गजाला या सुल्तान शाह की जुबानी उसे मालूम होता कि मैं घर पर मौजूद नहीं हूं। वो मेरी गैर हाजिरी को सौदेबाजी में मेरी गैर दिलचस्पी पर मामूल करते हुए चिल्ला जाता और वीरा को कोई नुकसान पहुंचाने के बाद सनी से मुलाकात के लिए निकल खड़ा होता। इस वक्त अव्वल खान के दोनों ऑपरेटर से हमारे ही पास थे। सरदार वजाहतुल्लाह के घर का फोन हमारे लिए शजरे ममनू बना हुआ था। मेरे सामने फौरी तौर पर ऐसे कोई मुतबादल राह नहीं थी कि मैं घर पर गजाला या सुल्तान शाह से रब्ता करके उन्हें यह पैगाम देता कि जान का फोन आने की सूरत में वो उसे मायूस न होने थे, बल्कि मेरी नागुज़ीर मसरूफियत का उज़र करके उससे अगली सुबह तक के मजीद मोहलत तलब करें। मुझे यकीन था कि ऐसा किया जाता तो जान अपने बदतरीन रद्दअमल के मुजाहरे के बावजूद मजीद मोहलत देने पर मजबूर हो जाता और दरमियानी मुद्दत में सनी से मुलाकात के लिए हमारे बिछाए हुए चाल में आ गिरता। इस वक्त पहली अहम तरीन जरूरत घर से राब्ते की थी और दूसरा नुकता यह था कि हमारा इस इमारत में मौजूद रहना बेसूद था। यह बात शक शुबे से बालातर थी कि जान कहीं और रपोश था। हमें इस मकान के हाथे में फैल कर उसकी आमद का इंतजार करने की जरूरत थी। मेरे ज़हन में यह ख्याल भी आया कि जान ने पिछली रात से सनी को इस मकान में पहुंचने की हिदायत की हुई थी, तो फिर कमोबेश 24 घंटे गुजरने के बावजूद उसने सनी तक पहुंचने की कोशिश क्यों नहीं की थी। थोड़ी सी ज़हनी वर्जिश के बाद इस सवाल का इम्कानी जवाब भी वाज़ेह हो गया। पिछली रात सनी से बात होने के बाद ही हम लोगों ने रास अलमेंडा के पड़ोस वाले खाली घर में डेरे जमाए थे और बाद में सामने आने वाले शवाहिद से यह साबित हो गया था कि रात के 12 बजे से पहले ही जान और रास अलमेंडा को अपने पड़ोस में किसी गड़बड़ का शुबा हो गया था। वो दोनों हमारी नजरों से ओझल होकर मुश्तबा मकान की कड़ी निगरानी करते रहे और यूं ही वीरा ने सिगरेट की इस्तरारी तलब से मजबूर होकर बेध्यानी में लम्हा भर के लिए लाइटर चलाया। इन दोनों की शुबहात की तस्दीक होगी और फिर खेल शुरू हो गया। इस तरह इन दोनों की वो रात बेदारी और सख्त असाबी तनाव के आलम में गुजरी थी। हो सकता है कि जान को वीरा समेत अपने ठिकाने पर पहुंचते पहुंचते सुबह हो गई हो। नई कमिंगराह पर पहुंचने के बाद उसे शिद्दत से रास अलमेंडा का इंतजार रहा होगा। वो जानता था कि रास अलमेंडा दुश्मनों के नरगे से बच निकलने में कामयाब हो गया तो सीधा वहीं पहुंचेगा जहां जान वीरा के साथ मौजूद था। जान देर तक तकलीफ से इंतजार के मराहिल से गुजरता रहा। जब उसे रास अलमेंडा की वापसी की उम्मीद न रही तो उसने वीरा पर दबाव डालने का फैसला किया और कैदियों के 2 तरफा तबादले के लिए हमसे रब्ता करने में कामयाब हो गया। सुबह 10:35 तक वो वक्फे से फोन पर मुझसे रब्ता करने में उलझा रहा। इसके बाद यह मुमकिन नहीं था कि वो दिन के उजाले में सरदार वजाहतुल्लाह के वीरान मकान में घुसने का खतरा मोल लेता। दूसरी तरफ रात भर की थकान और बेआरामी के बाद शायद उसे आराम की भी जरूरत रही हो और उसने सनी से मुलाकात का मामला रात के 10 बजे तक मुअख्खर कर दिया होगा कि रात के अंधेरे और सन्नाटे में बेखौफी से वहां आ सके। इधर मैं अपने ख्यालात में डूबा हुआ था, उधर छींकते छींकते सनी का हाल अबतर हो चुका था। उसकी नाक और आंखों से पानी बह रहा था, आंखें सुर्ख हो चुकी थी और वह बुरी तरह निढाल नजर आ रहा था। निगाहें चार होने पर मैंने इशारे से अव्वल खान को मशवरा दिया कि वो गोली मारकर सनी का किस्सा खत्म कर दे। जवाब में उसके होंठों पर सफाकाना मुस्कुराहट होकर आई और उसने कहा, इस बुज़दिल और गरीज आदमी पर गोली जाया नहीं की जा सकती। ये सरवर का कातिल है, मैं इसे अपने हाथों से सजा दूंगा। ठहरो, सनी कमजोर आवाज में अचानक बोल पड़ा। आने वाले के लिए सागा ने हमें एक अहम पैगाम भी दिया था। तुम हमारी जान बख्शी का वादा करो तो हम वो पैगाम तुम्हें बता देंगे। अव्वल खान की तफसार तल निगाहें मेरे चेहरे पर मरकूज हो गई। सनी के छोड़े हुए उस नए शोशे पर वो उलझन में पड़ गया था। बादियों नजर में हकीर और नकारा नजर आने वाला सनी
परत दर परत अपनी अहमियत साबित करता जा रहा था। अव्वल खान के लिए सनी को जिंदा छोड़ना मुमकिन नहीं था। वह फौज के कारकुनों पर उठने वाले हर हाथ को तोड़ देने का कायल था। मैंने उसके तजब्जुब का अंदाजा लगाकर सनी से कहा, ये याद रखो कि कोई झूठ बोलकर तुम अपनी जान नहीं बचा सकोगे। कसम पाक परवरदिगार की, ये झूठ नहीं है। वो बेसाख्ता बोल उठा, हम झूठ बोलें तो हम पर हमारे मौला की मार पड़े। ये बिल्कुल सच है कि प्रिंस सागर ने फखरू और रमेश के भागने के बाद हमें फोन वाले के लिए एक पैगाम दिया था। जुबान की मुश्किल ना होती तो हमने फोन पर ही उसे वो बात बता दी होती। दबी दबी बल्कि दम तोड़ती हुई छींकों के दरमियान उसने रुक रुक कर अपनी बात मुकम्मल की। सच और झूठ का फैसला तुम्हारी बात सुनकर ही किया जाएगा। मैंने सख्ती से कहा, ए हम इतने गाउदी नहीं हैं कि तुमसे वादा लिए बगैर इतनी बड़ी बात करें। पहले तुम वादा करो कि हमने प्रिंस सागा की बात बता दी तो तुम हमें नहीं मारोगे। तुम दोनों बड़े जालिम मालूम होते हो। तुम जिद करती हो तो मैं वादा करता हूं कि तुम्हें नहीं मारूंगा। मैंने दानिस्ता वाहिद मुतकल्लम का सीगा इस्तेमाल करते हुए कहा, तुम कसम खाओ पाक पंचतन की। उसने इसरार किया और मेरी खोपड़ी बंद आ गई। बोलता है या उधेड़ू तेरी खाल। अव्वल खान गुस्से से उसकी पुश्त पर लात रसीद करके गुरा, साला बेगैरती से औरतों की कमाई पर गुलछड़े उड़ाता है और अब जान पर बनी है तो मौला और परवरदिगार याद आ रहे। कसम के बगैर हम तुम दोनों पर एतबार नहीं कर सकते। वो दोहरा होके कराता हुआ बोला। अव्वल खान ने उसे ठोकरों में उड़ाने का इरादा किया ही था कि मैंने उसका बाजू थाम लिया और कहा, मैं तुम्हारी बताई हुई कसम खाता हूं कि तुम सच बोले तो तुम्हें नहीं मारूंगा। ये मेरा वादा है। तुम्हारी नीयत खराब है। वो भराई हुई आवाज में बोला, हमारी बताई हुई कसम क्या हुई? पूरी कसम खाओ। उसको तोड़ोगे तो फिर बच नहीं सकोगे। हमने बड़ों से यही सुना है। मैं दांत कचकचा कर रह गया। वो इस वक्त किसी अड़ियल टट्टू जैसी हरकतें कर रहा था। जूते खा रहा था और पूरी कसम खिलवाने पर अड़ा हुआ था। यह नहीं सुन रहा था कि जो कुछ कह रहा था अपनी तरफ से मैं कह रहा था। अव्वल खान पर उसकी पाबंदी की कोई जिम्मेदारी आयद नहीं होती थी। मैंने दिल पर जबर करके उसका मुतालबा पूरा कर दिया और लड़खड़ाता हुआ कालीन पर बैठकर उठ खड़ा हुआ। चंद सानियों के लिए उस कमरे की फिजा पर बोझल सकूत छा गया। हम दोनों उसकी लब कुशाई के मुंतजिर थे और वो अपनी बिखरी हुई कुव्वतों को मुजतमा करने की कोशिशों में मसरूफ था। सारा बदन दुख रहा है। वो अपनी कमर पकड़ के बोला, हमारा तो हाल ही बिगड़ कर रह गया है। जुबान खोलो वरना हाल के साथ चाल भी बिगाड़ दी जाएगी। मैंने गुस्से से धमकी दी। वो अजब से दो लफ्ज थे, तुम्हारी समझ में ना आए तो हमें झूठा ना समझना। उसने मुताफाना लहजे में वजाहत करते हुए कहा, प्रिंस सागा ने नीलू रिबाम्बे कहा था। मुझे बस ये बात इस गोरे तक पहुंचानी थी और फिर से ये भी बताना था कि दुश्मनों ने प्रिंस सागा को मौत से कितना करीब पहुंचा दिया। अब तो खैर बेचारे प्रिंस सागा ही मर चुके। इसकी जिंदगी में हमने इनसे कोई दगा नहीं किया। नीलू रिबाम्बे। मेरे ज़हन में इन दो अल्फाज की बाज गश्त गूंजी। इब्तदाई तौर पर वो दोनों अल्फाज ज़हन को नामानूस मालूम हुए, लेकिन बाज गश्त पर गौर करते हुए पहले लफ्ज के बारे में मेरा हाफसा ताज़ा हो गया। नीलवर कोई अजनबी या नामानूस लफ्ज नहीं था। वो पंजाब के एक छोटे लेकिन बहुत आम मकाम का नाम था जहाँ तदरीस और तहकीक के लिए अरसा दराज से एक छोटा सा एटमी रिएक्टर काम कर रहा था। नीलवर की शोहरत की वजह सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी नामी इदारा था, जो एक तवील मुद्दत से मुल्की नौजवानों को जौहरी तवानाई के शोबों में आला सलाहियतों से मालामाल कर रहा था। सनी की जुबान से नीलवर का इस अंदाज में जिक्र बहुत खतरनाक और चौंका देने वाला था। वो नीलूर बॉम्बे कह रहा था, हालांकि यह नीलवर बॉम्बे लफ्ज था। इससे पहले हम रास अलमेडा के ऑपरेशन के 9 को नाकाम बना चुके थे। वो मंसूबा फिजा में रूबाकार आने से पहले ही जमीन पर तहस नहस कर दिया गया था और इस बात की सारी शहादतें मिल गई थी कि रास अलमेडा इस साजिश के जरिए पाकिस्तान के पहले जौहरी बिजली घर को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाने का अज़्म लेकर पाकिस्तान आया था। और अब सनी जैसे जाहिल की जुबान से नीलवर का नाम सुनने के बाद मसला फिर नाजुक होता नजर आ रहा था। अव्वल खान की आंखों में तैरती हुई बेपाया हैरत और बेअतबारी से मुतरश्शि हो रहा था कि मेरी तरह उसके लिए भी नीलवर का नाम अजनबी नहीं था। स्पेशल टास्क फोर्स की तश्कील का बुनियादी मकसद ही गालबन पाकिस्तान के ऐसे हिसास कौमी इदारे का तहफ़्फ़ुज़ करना था जो दुश्मनों की निगाहों में खटकती हूँ। नीलवर के साथ बॉम्बे का लफ्ज़ चकरा देने वाला था। आमतौर पर भारतीय शहर बम्बई को अंग्रेजी में बॉम्बे ही कहा जाता है, तो क्या वो लोग इस मर्तबा नीलवर के साथ साथ बम्बई के करीब वाक़े एटमी मरकज पर भी कुछ काम कर रहे थे? मेरे लिए यह हैरान कुन बात थी कि इस कदर अहम और हिसास मामलात प्रिंस सागा जैसे उबाश लफंगे और सनी के हवाले कर दिए गए थे। इन लोगों को अपने ज़ाती मफादात से आगे किसी कौमी जिम्मेदारी से दिलचस्पी नहीं थी। सनी का तो यह आलम था कि उसने महज अपनी जान बचाने के लिए वो दोनों अल्फाज उगल दिए थे। इस पर शुबा करने की कोई सूरत नहीं है। अव्वल खान ने जुमानी लहजा में मुझसे कहा, इस नामर्द या औरत को जो कुछ मालूम था इसने ईमानदारी से बता दिया है। अब तुम अपनी कसम पूरी करो, मैं इसे इसके मामू सागा के पास रवाना किए देता हूँ। अव्वल खान के आखिरी अल्फाज पर सनी का रंग फक हो गया, मगर उसके गैर मामूली रद्द अमल से पहले ही अव्वल खान ने झपट कर अपने दोनों हाथ उसके नरखरे पर जमा दिए और वो इस गिरफ्त से आजाद होने की वहशियाना कोशिशों में उलझता चला गया। वो अव्वल खान के मुकाबले में जवानुल उम्र और ग्रांडियल था,
और अपनी जान बचाने की जद्दोजहद कर रहा था, जबकि अव्वल खान जज्बा इंतकाम से मगलूब होकर उसे जहन्नुम वासिल करना चाहता था। दोनों में बस जरा सी देर फैसला कुन जोर आजमाई हुई और सनी एक मरतबा फिर कालीन पर ढेर होता चला गया। इस दौरान में अव्वल खान ने एक लम्हे के लिए भी उसकी शहरग पर अपनी गिरफ्त कमजोर नहीं होने दी थी। दौरान खून में रुकावट पैदा होने की वजह से सनी के गोरे चिट्टे चेहरे पर स्याही सी गालिब आने लगी। उसकी बड़ी बड़ी और वहशतज़दा आंखें अपने हलकों से गोया बाहर उबलती पड़ रही थी और गुजरते हुए हर लम्हे के साथ उसके हाथ पैर ढीले पड़ते जा रहे थे।